अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र अर्थ के बारे में, जो पैसा के बारे में जो अध्ययन होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो जब हम धन का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, पूरा मतलब क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है, अच्छा तरीका से अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो ग्रीक भाषा के ओइको और नोमिया से बना है। ओइको का मतलब होता है घरेलू और नोमिया का मतलब होता है प्रबंध। ठीक है, तो जो गृह प्रबंध होता है, जो घर का जो प्रबंध करता है, मैनेज करता है, उसमें हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के आदमी तरह तरह के बात बोले हैं। ठीक है, तरह तरह के परिभाषाएं बोले हैं। ठीक है, अब देखिए एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का या मतलब अर्थशास्त्र का मतलब फादर बोला जाता है। ठीक है, पिता बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने धन संबंधित परिभाषाएं दी। ठीक है, कि धन क्या है, धन कैसे है, धन कहाँ से आता है, धन को कहाँ लगाना चाहिए, मतलब विशेष प्रकार से इन्होंने धन पर जोर दिया है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि धन संबंधित परिभाषा किसने दिया है, तो एडम स्मिथ। ठीक है, इसे ही इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। 1776 में इनकी बुक एक वेल्थ ऑफ नेशन जो था, उसी में इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, और धन संबंधित अध्ययन होता है। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इसे बोला जाता है। अब इनके बाद मार्शल आए। ठीक है, तो मार्शल ने मानव कल्याण पर जोर दिया। मार्शल ने बोला कि जो अर्थशास्त्र होता है वो धन संबंधित ना होकर मानव कल्याण संबंधित होता है। ठीक है, जो 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया। ठीक है, और अर्थशास्त्र कला और विज्ञान है, इन्होंने ही कहा था कि मार्शल ने ही बोला था कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान है। ठीक है, और यहाँ मानव कल्याण पर जोर दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र पढ़ने से हमें मानव कल्याण मतलब मानव का कल्याण होता है। ठीक है, मानव आगे बढ़ता है। ठीक है, मानव का कैसे कल्याण होता है हमें अर्थशास्त्र ही सिखाता है। ठीक है, अब रोबिन्स, तो जो रोबिन्स होता है वो दुर्लभता संबंधित या चयन संबंधित या वास्तविक विज्ञान किसने कहा अर्थशास्त्र को, तो रोबिन्स ने। ठीक है, इसकी पुस्तक 1932 में पब्लिश हुई थी, इकोनॉमिक्स ऑफ साइंस, इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो इन्होंने दुर्लभता का मतलब होता है कि कठिनाई या कमी जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का जो साधन है वो सीमित है, एक लिमिट में संसाधन है। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो आवश्यकता है असीमित है। ठीक है, हम लोग का मतलब जो इच्छा है वो असीमित है, एक इच्छा खत्म होने के बाद फिर बढ़ते जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है, इच्छा वैसे भी बढ़ते जाता है। जैसे कि हम लोग के पास मान लीजिए सिंपल मोबाइल था, मोबाइल से फिर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से आईफोन, तरह तरह का होते जाता है। अब अभी बाइक नहीं, नॉर्मल साइकिल लीजिएगा, साइकिल के बाद सोचिएगा नॉर्मल बाइक लें, बाइक के बाद केटीएम, ड्यूक, मतलब तरह तरह के, फिर उसके बाद कार लें, तो ई लें, वो लें, मतलब तरह तरह से, मतलब जैसे कि आवश्यकता होता है, कभी भी अपने इच्छा जो हम लोग का संतुष्टि नहीं कर पाता। तो अर्थशास्त्र हमें वही सिखाता है कि साधन तो सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, वही चीज में हम लोग को कैसे संतुष्टि प्राप्त करना है हमें कौन सिखाता है, तो अर्थशास्त्र का अध्ययन सिखाता है। ठीक है, हम लोग अगर अर्थशास्त्र के बारे में जान जाते हैं सही से, तो हम लोग को यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा कोई चीज को चुनने में। ठीक है, कि कैसे हम अपना अधिकतम संतुष्टि उस वस्तु को खरीद के मतलब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दूध। ठीक है, अब दूध है, दूध से मक्खन भी बनता है, दूध से घी बनता है, दूध से पनीर बनता है, तरह तरह का चीज बनता है, दूध से रसगुल्ला बनता है, तरह तरह की मिठाइयां बनती है। लेकिन हमें देखना है दूध तो सीमित है और आवश्यकता तो अलग अलग जगह है कि हमको मिठाई भी बनाना, दही भी बनाना, ये बनाना, ऐसे बनाना, तो हमको कहाँ उपयोग करना है, दूध को कहाँ लगाना है जो हमको अधिकतम प्रॉफिट हो, अधिकतम संतुष्टि हो। ठीक है, इसी ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो अर्थशास्त्र में जैसे गृह प्रबंध समझे हैं, तो हम लोग का होता है मूलभूत आवश्यकता होता है, पहले होता था 3, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, लेकिन अब शिक्षा भी हो गया। ठीक है, तो इस सब का आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। ठीक है, तो सैमुएल्सन पीटरसन पिंगू ये विकास केंद्रीय बारे में बताता है कि अर्थशास्त्र पढ़ने से विकास होता है। ठीक है, देश का विकास होता है, लोगों का विकास होता है अर्थशास्त्र पढ़ने से। अब आगे देखिए, एक नॉर्वे का प्रोफेसर था रेगनर फ्रीस। ठीक है, 1932 में, ठीक है 1933 में इसको 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, या विषय वस्तु पूछेगा तो 2, व्यष्टि और समष्टि। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में देखा जाता है, कितने भागों में पढ़ा जाता है, 2 भागों में, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि को माइक्रो बोला जाता है, जिसको माइक्रो बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई है और यहाँ ए है। ठीक है, तो यहाँ आई से इंडिविजुअल या व्यक्तिगत और यहाँ ए से एग्रीगेट या कुल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि व्यष्टि में हमें ए व्यक्तिगत या एक पर हम लोग का अध्ययन किया जाता है इस अर्थव्यवस्था में, और इस अर्थव्यवस्था में हमें कुल या देश के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्यष्टि में, ठीक है, एक व्यक्ति, एक कर्मचारी, एक फर्म, इस सब के बारे में अध्ययन। और जहाँ कुल आ गया कि कुल आय, ठीक है, देश की आय, कुल व्यक्ति, कुल कंपनी, व्यष्टि में प्रत्येक के बारे में होता है, इंडिविजुअल होता है, समष्टि में कुल के बारे में होता है। ठीक है,
अब देखिए आगे अर्थव्यवस्था का प्रकार या प्रणाली, ठीक है। तो पहला पूंजीवादी कैपिटलिज्म, ठीक है, या निजी स्वामित्व होता है इसका। पूंजीवादी का निजी स्वामित्व होता है। इसमें क्या होता है कि जो निजी उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो देश को वह अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, ठीक है। यहाँ सरकार का उतना हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, यहाँ जो होता है बड़े बड़े उद्योगपति चलाते हैं। यहाँ सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, कुछ सीमित ही होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए समाजवादी सोशलिज्म, ठीक है। इसमें सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। इसमें बड़ा बड़ा उद्योगपति का जो क्षेत्र होता है, हस्तक्षेप होता है, सीमित होता है, जैसे कि रूस, चीन वगैरह, ठीक है। अब देखिए मिक्स या मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें निजी सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। दोनों मिला के देश को चलाते हैं, ठीक है, जैसे कि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। अब खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी, तो जहां आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता, कहीं भी कोई देश से खरीद बिक्री कर सकते हैं, ठीक है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बंद या क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें आयात निर्यात बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे कोई कोई देश होता है जो पूरा अपने आप में सक्षम होता है, जो दूसरे देश से खरीद बिक्री नहीं करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्लोज या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया, ठीक है। तो हम लोग आज अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु और अर्थशास्त्र के प्रकार या प्रणाली पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।